नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सितारे की जिनका नाम आते ही पता है वो एक खास अंदाज में गर्दन का झुकना, आंखों का सिकुड़ना और एक जादुई मुस्कान, वो सब याद आ जाता है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। और हमारे पास है यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार जी। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ ये गिनना नहीं है कि उन्होंने 15 सुपरहिट फिल्में दी थी। नहीं, हम उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर मतलब एक तरफ बेपनाह शोहरत थी तो दूसरी तरफ एक गहरा अकेलापन भी था। बिल्कुल। और ये समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि राजेश खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक कल्चरल फिनोमेना थे, एक ऐसी आंधी जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, इसमें साइकोलॉजी है, इंसानी रिश्तों की उलझनें हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी में होती हैं, बस उनका कैनवस बहुत बड़ा था। फिर चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं वहां से जहां वो राजेश खन्ना नहीं बल्कि जतिन खन्ना थे। उनका जन्म हुआ था उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के यहाँ, लेकिन उन्हें उनके अमीर चाचा चाची चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना ने गोद ले लिया था। हाँ, और ये एक ऐसा सच था जिसके बारे में उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की है ना? कभी नहीं, हमेशा छिपाए रखा। और किताब में एक किस्सा है जो उनके बचपन की मानसिकता पर थोड़ी रोशनी डालता है। एक बार उनके मामा ने उन्हें पिता की कुर्सी पर बैठने से रोक दिया। अच्छा। हाँ, और कहा कि पहले इस कुर्सी के लायक बनो। और ये लायक बनने की बात शायद उनके दिमाग में मतलब घर कर गई। देखिए, यहाँ दो बातें एक साथ चल रही थी। एक तरफ उन्हें एक अमीर घर में सब कुछ मिला, शानदार गाड़ियां, महंगे कपड़े, तो उससे एक हक की भावना, एक एंटाइटलमेंट पैदा हुई। सही है। लेकिन दूसरी तरफ गोद लिए हुए होने का जो एहसास था वो शायद एक गहरी असुरक्षा भी पैदा कर रहा था कि जो कुछ मेरे पास है वो असल में मेरा है भी या नहीं, वो कभी भी छिन सकता है। मतलब वो कुर्सी वाली घटना उसी असुरक्षा पर एक चोट थी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनके पूरे जीवन का जो संघर्ष है वो इसी दोहरी मानसिकता का नतीजा था। एक तरफ खुद को शहंशाह समझना और दूसरी तरफ इस डर में जीना कि ये सब एक दिन हाथ से निकल जाएगा। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि जब वो इंडस्ट्री में आए तो उन्हें ये शहंशाह वाला रुतबा तुरंत तो नहीं मिला। अरे बिल्कुल नहीं। उनका सफर तो नाकामी से शुरू हुआ। थिएटर में पहली बार मंच पर गए तो अपने डायलॉग्स ही भूल गए। हाँ, और लोगों ने मजाक उड़ाया। और सिर्फ थिएटर में ही नहीं, फिल्मों में भी। 1965 में वो टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें काम तो मिला, लेकिन शुरुआती फिल्में जैसे आखिरी खत या राज बुरी तरह फ्लॉप हुई। यहाँ तक कि लोग उनके लुक्स का भी मजाक उड़ाते थे। किताब में जिक्र है कि एक आउटडोर शूटिंग पर कुछ लड़कों ने उन्हें देखकर ताना कसा था, अरे ये तो छोटी आंखों वाला नेपाली गोरखा लगता है। सोचिए। हाँ, मतलब जिस इंसान को बाद में रोमांस का बादशाह कहा गया, उसकी शुरुआत ऐसी आलोचना से हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात यही लड़का पूरे देश के दिल की धड़कन बन गया? जाहिर है हम 1969 की फिल्म आराधना की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसकी कहानी भी सीधी नहीं है। ये फिल्म तो असल में राजेश खन्ना की थी ही नहीं। सही कहा। वो पूरी तरह से शर्मिला टैगोर पर केंद्रित फिल्म थी। स्क्रिप्ट के हिसाब से राजेश खन्ना जो एयरफोर्स पायलट का किरदार निभा रहे थे, उनकी इंटरवल से पहले ही मौत हो जानी थी। कहानी का दूसरा हिस्सा शर्मिला टैगोर की किरदार के संघर्ष पर था। अच्छा। हाँ। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, निर्देशक शक्ति सामंत को पता चला कि एक और फिल्म बन रही है जिसका क्लाइमैक्स बिल्कुल आराधना जैसा है। तो उन्हें अपनी फिल्म का अंत बदलना पड़ा। और इसी एक बदलाव ने इतिहास बना दिया। बिल्कुल। कहानी में एक ट्विस्ट लाया गया। राजेश खन्ना को डबल रोल दिया गया जहां वो अपने ही बेटे के रूप में वापस आते हैं। इस एक बदलाव ने पूरी फिल्म का फोकस उस शर्मिला टैगोर से हटाकर राजेश खन्ना पर कर दिया। और फिर वो गाना आया, मेरे सपनों की रानी। बस जब वो एक खुली जीप में बैठकर ट्रेन में बैठी शर्मिला टैगोर को देखकर मुस्कुराते हैं, उस एक मुस्कान ने हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया। वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक राष्ट्रीय घटना बन गया था। और यहाँ से जो दौर शुरू हुआ उसकी तो मतलब आज भी मिसाल दी जाती है। 1969 से 1972 के बीच लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में। ये आंकड़ा ही अविश्वसनीय लगता है। ये अकल्पनीय है। जैसा कि सलीम खान ने किताब में कहा है, वो जिस बुलंदी पर पहुंचे वहां तक पहुंचना हिंदी सिनेमा में किसी और के लिए मुमकिन ही नहीं हुआ। वाकई। वो दीवानगी का आलम कुछ और ही था।
लड़कियां उनकी सफेद कार को चूमकर लिपस्टिक से लाल कर देती थीं। मैंने भी पढ़ा है ये। खून से खत लिखे जाते थे, उनकी तस्वीरों से शादियां होती थीं। ये सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं थी, ये एक तरह की भक्ति थी, एक जुनून था। इस जुनून का एक किस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बेंगलोर में एक लॉटरी इवेंट था जहां करीब 50,000 लोग जमा थे। 50,000? हाँ, और जैसे ही राजेश खन्ना मंच पर आए, पूरी की पूरी भीड़ ने एक साथ सांस रोक ली। एक पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे बाप रे। उस पल के बारे में राजेश खन्ना ने बाद में कहा था, मुझे लगा जैसे मैं भगवान की ठीक बाद हूं। उस एहसास से मैं एक बच्चे की तरह रो पड़ा। ये वो लम्हा था जब उन्हें अपनी ताकत का, अपने जादू का पूरा एहसास हुआ। और शायद यही वो लम्हा था जहां से चीजें बदलना शुरू हुई। जब 50,000 लोग आपके लिए सांस रोक लें, तो ये मानना बहुत आसान हो जाता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। सही है। यहाँ से उनका मनोविज्ञान बदलने लगा। वो बचपन वाली असुरक्षा अब एक अलग रूप ले रही थी। अब उन्हें हर चीज पर, हर रिश्ते पर, हर इंसान पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। वो चाहते थे कि दुनिया उनकी मर्जी से चले। और इसी का नतीजा था वो मशहूर खन्ना दरबार। हाँ, उनके घर आशीर्वाद में रोज शाम को महफिलें जमती थी, जिसे लोग खन्ना दरबार कहते थे। नियम ये था कि अगर आप राजेश खन्ना के दोस्त हैं, तो आपको वहां हाजिरी लगानी होगी। अच्छा। अगर कोई निर्माता उनके साथ काम कर रहा है, तो उसका वहां आना जरूरी है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये वफादारी का इम्तिहान था। मतलब वो चाहते थे कि लोग सिर्फ उनके हों। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण सलीम खान के साथ हुई घटना है। एक इंटरव्यू में सलीम खान से पूछा गया कि राजेश खन्ना और संजीव कुमार में बेहतर एक्टर कौन है। उन्होंने ईमानदारी से कहा, संजीव कुमार। बस इतनी सी बात पर? बस इतनी सी बात। राजेश खन्ना इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने सलीम खान से 6 महीने तक बात नहीं की। 6 महीने? हाँ, उनके लिए ये कहना कि कोई और उनसे बेहतर है, वो वफादारी में कमी थी, एक तरह का धोखा था। ये वही असुरक्षा थी जो अब अहंकार का चोला पहन चुकी थी। और इस रवैये का असर उनके निजी रिश्तों पर पड़ना तो मतलब लाजमी ही था। अंजू महेंद्रू के साथ उनका 7 साल का लंबा रिश्ता था। वो रिश्ता उनके स्टारडम की भेंट चढ़ गया। जैसे जैसे राजेश खन्ना बड़े स्टार बनते गए, वो और ज्यादा पजेसिव और कंट्रोलिंग होते गए। वो अंजू के कपड़ों से लेकर उनके दोस्तों तक हर चीज पर अपनी राय ठोकने लगे। रिश्ता टूटना ही था। लेकिन जो इसके बाद हुआ, वो उनके व्यक्तित्व की जटिलता को और भी ज्यादा उजागर करता है। आप डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी की बात कर रही हैं? हाँ, अंजू से ब्रेकअप हुआ ही था कि उन्होंने अचानक 16 साल की डिम्पल कपाड़िया से शादी का फैसला कर लिया, जिनकी सिर्फ एक फिल्म बॉबी रिलीज होने वाली थी। बहुत नाटकीय था ये सब। और सबसे नाटकीय बात ये थी कि उन्होंने अपनी बारात जानबूझकर अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकाली और वहाँ कुछ देर रुके भी। ये तो एक तरह का बदला लेने जैसा है। शायद ये एक शक्ति प्रदर्शन था, एक संदेश था। ये दिखाता है कि पर्दे का वो रोमांटिक हीरो असल जिंदगी में कितना उलझा हुआ और शायद कितना क्रूर भी हो सकता था। और फिर वक्त का पहिया घूमा। 1972 के बाद उनकी कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। उनका एक मशहूर बयान भी था, मेरी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, मैं नहीं। हाँ, लेकिन उसी वक्त इंडस्ट्री में एक नई हवा बहनी शुरू हो गई थी। एक लंबा दुबला पतला एक्टर जो पर्दे पर रोमांस नहीं, गुस्सा दिखाता था। अमिताभ बच्चन। जंजीर के साथ एंग्री यंग मैन का उदय। बिल्कुल। दर्शक बदल रहे थे। लोगों को अब सपनों की रानी का पीछा करने वाले हीरो में नहीं, बल्कि भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने वाले नायक में अपना अक्स दिख रहा था। राजेश खन्ना इस बदलाव को समझ नहीं पाए, या शायद समझना ही नहीं चाहते थे। इन दोनों के बीच की जो प्रतिद्वंदता थी, उसका सबसे बड़ा मोड़ शायद नमक हराम फिल्म थी। वो एक निर्णायक फिल्म थी। क्लाइमैक्स की कहानी बहुत मशहूर है। स्क्रिप्ट के हिसाब से अमिताभ बच्चन के किरदार को मरना था, लेकिन राजेश खन्ना ने जिद की कि मौत का सीन उन्हें मिलना चाहिए। उनका तर्क था कि दर्शक मरने वाले किरदार से सहानुभूति रखते हैं, जैसा आनंद में हुआ था, और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन ये दांव तो पूरी तरह उल्टा पड़ गया। पूरी तरह। उनका किरदार क्लाइमैक्स से काफी पहले मर जाता है और फिल्म का सारा भावनात्मक भार, सारा हीरोइज्म अमिताभ बच्चन के किरदार को मिल जाता है, जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेता है। सही कहा। सिनेमा हॉल में जब फिल्म खत्म हुई तो सारी तालियां और वाहवाही अमिताभ बच्चन के हिस्से आई। राजेश खन्ना ने जो सहानुभूति बटोरने के लिए किया था, उसने अमिताभ को और बड़ा हीरो बना दिया। और इसका असर तो फिर सड़कों पर भी दिखने लगा था। वो नाई की दुकान वाला किस्सा तो जैसे एक प्रतीक बन गया था उस दौर का। हाँ, वो उस दौर का सबसे सटीक प्रतीक था। मुंबई की नाई की दुकानों पर रेट लिस्ट लग गई।
राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए, अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। हवा का रुख किस तरफ है ये इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता था। हालांकि उन्होंने 80 के दशक में अवतार और सौतन जैसी फिल्मों से वापसी की और वो कामयाब भी हुई। फिर उन्होंने राजनीति का भी रुख किया। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज के खिलाफ चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से हारे, सिर्फ 1589 वोट, और बाद में उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। लेकिन वो सुपरस्टार वाला दौर वो अब एक याद बन चुका था। उनकी वापसी की कोशिशें कामयाब तो थीं, लेकिन वो उस शिखर को दोबारा नहीं छू सकती थीं। राजनीति शायद उसी शौहरत को फिर से पाने का एक जरिया थी, लेकिन वो अपनी शख्सियत की तरह वहां भी एक आउटसाइडर ही रहे। और जिंदगी का आखिरी पड़ाव उनके लिए काफी अकेलेपन से भरा रहा। काम की कमी थी और फिर उनकी जिंदगी का आखिरी शूट हुआ हैवेल्स पंखों का एक विज्ञापन। ये कहानी जितनी प्रेरणा देती है उतनी ही मार्मिक भी है, बहुत ज्यादा। उस वक्त वो कैंसर से जूझ रहे थे, बहुत बीमार और कमजोर थे, लेकिन उन्होंने ये विज्ञापन करने की जिद की। और सबसे खास बात यह है कि विज्ञापन की शूटिंग उसी बेंगलोर शहर में रखी गई जहां सालों पहले 50,000 लोगों की भीड़ ने उनके लिए सांस रोक ली थी। हाँ, जिंदगी जैसे एक पूरा चक्र पूरा कर रही थी। और उस विज्ञापन के जो शब्द थे वो तो जैसे उनकी अपनी जिंदगी का ही बयान बन गए। बिल्कुल। वो कैमरे में देखते हैं अपनी वही जानी पहचानी मुस्कान के साथ और कहते हैं, बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहते हुए उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। वो उनका आखिरी शॉट था और वो सच भी था। उनका स्टारडम चला गया था, दोस्त चले गए थे, सेहरत चली गई थी, लेकिन उनके फैंस हमेशा उनके साथ रहे। यह सुनना कितना मार्मिक है कि जिंदगी के आखिरी शॉट में भी वो अपनी पहचान अपने पैन से ही जोड़ रहे थे। उनकी मौत पर जो भीड़ उमड़ी उसने ये साबित भी कर दिया। हजारों लोग मुंबई की बारिश में भीगते हुए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वो भीड़ इस बात का सबूत थी कि राजेश खन्ना का फिनोमिनन शायद खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सफलता जितनी बड़ी होती है, इंसान की कमजोरियां भी उतनी ही गहरी हो जाती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि राजेश खन्ना की कहानी सिर्फ एक फिल्मी सितारे के अर्श से फर्श पर आने की कहानी नहीं है। नहीं है। ये कहानी है शोहरत की कीमत की, इंसानी असुरक्षा की और उस वक्त के बदलते पहिए की जो किसी के लिए नहीं रुकता। और शायद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे खत्म कर सकते हैं ना? जरूर। कि क्या राजेश खन्ना का जो पतन हुआ वो सिर्फ उनके अपने अहंकार, उनके गलत फैसलों का नतीजा था, या फिर कहीं ना कहीं वो उस फिल्मी सिस्टम और उस दौर का भी शिकार हुए जो हमेशा एक नए नायक, एक नई कहानी की तलाश में रहता है और पुराने को बड़ी बेरहमी से पीछे छोड़ देता है? मुझे लगता है सच इन दोनों के बीच में कहीं है, और यही सवाल राजेश खन्ना की विरासत को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है।